नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हमारा विषय है वो है मौसम मानचित्र। मौसम मानचित्र, वेदर मैप, मौसम मानचित्र। मौसम मानचित्र को ऋतु मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं किताबों में ऋतु मानचित्र के नाम से भी उल्लेख मिलता है। मौसम मानचित्र को जानने से पहले हमें मौसम के बारे में जानना जरूरी है। मौसम मानचित्र के बारे में जानने से पहले मौसम के बारे में जानना जरूरी होता है। दोस्तों मौसम किसी स्थान पर किसी विशेष समय में, मौसम किसी स्थान पर किसी विशेष समय में तापमान, वायुदाब, पवनों तथा वर्षा के संदर्भ में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। किसी स्थान पर किसी विशेष समय में, किसी स्थान पर किसी विशेष समय में तापमान, वायुदाब, पवनों तथा वर्षा के संदर्भ में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मौसम पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले, मौसम पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले तापमान, आर्द्रता, हवा और अन्य मौसम संबंधी कारकों का संयोजन को दर्शाता है। मौसम पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले तापमान, आर्द्रता, हवा और अन्य मौसम संबंधी कारकों के संयोजन को दर्शाता है, वो मौसम कहलाता है। यानी किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय में तापमान, वायुदाब, पवन और वर्षा के संदर्भ में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो मौसम पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले तापमान, आर्द्रता, हवा और अन्य मौसम संबंधी कारकों, अन्य मौसम संबंधी जैसे हवा, वर्षा, धूप के संयोजन को दर्शाता है, मौसम कहलाता है। ये मौसम के अगर प्रकार को देखें तो इसको हम निम्न प्रकार से कह सकते हैं, जैसे शीत मौसम, शीतकाल मौसम, ग्रीष्मकाल मौसम, वर्षा मौसम, शीत मौसम, ग्रीष्म मौसम, वर्षा मौसम, शरद मौसम और हेमंत मौसम। ये मौसम के प्रकार को अगर देखा जाए तो शीत मौसम, ग्रीष्म मौसम, वर्षा का मौसम, शरद का मौसम और हेमंत मौसम, ये मौसम के प्रकार हैं। और यही अगर मौसम के तत्वों को देखा जाए, जिन तत्वों से मौसम का निर्माण होता है, तो वो है तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, हवा, वर्षा और धूप। ये मौसम के कारक हैं या मौसम के तत्व हैं जिनके द्वारा मौसम का निर्माण होता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा और धूप ये मौसम के कारक हैं। इन मौसमों का महत्व भी है, इन मौसमों का महत्व भी है जो कृषि के फसलों के लिए मौसम का महत्व बहुत जरूरी है। मौसम के इंपॉर्टेंस को अगर देखा जाए तो
कृषि के फसलों के लिए मौसम का महत्व है। जल संसाधन के लिए मौसम का महत्व है। मानव स्वास्थ्य के लिए मौसम का महत्व है। आर्थिक गतिविधियों के लिए, अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए मौसम का महत्व है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मौसम का महत्व है। यानी मौसम जो होते हैं वो मानव के उपयोगी भी होते हैं और कभी कभी मौसम कष्टदायक भी होता है। तो ये मौसम है। मौसम प्रातः काल से सायंकाल तक, मौसम प्रातः काल से सायंकाल तक अस्थायी एवं अल्पकालिक होता है। प्रातः काल से सायंकाल तक अस्थायी एवं अल्पकालिक होता है। इसलिए किसी स्थान पर दिन में कई प्रकार के मौसम देखे जा सकते हैं। किसी एक स्थान पे ही हम कई प्रकार के मौसम को देख सकते हैं। मौसम तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवन दिशा, पवन वेग, मेघाच्छादन, धूप, आर्द्रता, हिमाच्छादन, वाष्पीकरण आदि के परिवर्तन से बदल जाता है। मौसम की इन दशाओं, मानी मौसम की दशाओं या कारकों, मौसम की इन दशाओं है, दशाएं क्या है? तापमान, वर्षा, वर्षण के प्रकार, वर्षण की मात्रा, पवन की दिशा एवं पवन का वेग, मेघाच्छादन, मेघ के प्रकार, समुद्री दशाएं आदि और न्यूनतम एवं अधिकतम तापमानों का उनके प्रसामान्यों से विचलन को ऋण चिन्हों की सहायता से जिन मानचित्रों पर प्रदर्शित किया जाता है, जिन मानचित्रों पर प्रदर्शित किया जाता है उनको मौसम मानचित्र कहते हैं। एक बार दोबारा हम बोलते हैं, मौसम तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय तापमान, पवन वेग, धूप, आर्द्रता, हिमाच्छादन, वाष्पीकरण आदि के परिवर्तन से बदल जाता है। मौसम की इन दशाओं से अधिकतम तापमानों एवं के उनके प्रसामान्यों से विचलन को ऋण चिन्हों की सहायता से जिन मानचित्रों में प्रदर्शित किया जाता है उनको मौसम मानचित्र किया, यानी मौसम की दशाओं को जिन ऋण चिन्हों के द्वारा किसी मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है उनको मौसम मानचित्र कहा जाता है। आज विश्व के अधिकांश भागों में मौसम, आज विश्व के अधिकांश भागों में मौसम की जानकारी हेतु पूर्व निश्चित समय पर विभिन्न देशों द्वारा मौसम मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। ऐसे मानचित्र को मौसम या ऋतु मानचित्र कहते हैं। मौसम मानचित्र भूखंड, मौसम मानचित्र भूखंड अथवा उसके किसी उपखंड या राजनीतिक इकाइयों का वहां की वेधशालाओं से प्राप्त सूचनाओं द्वारा पूर्व निश्चित समय पर मौसम की दशा विचित करने वाला मानचित्र है। इनमें धरातल तथा विक्षोभ मंडल, मौसम में धरातल और विक्षोभ मंडल की मौसम की दशाओं का वर्णन किया जाता है। नवीनतम तकनीक पर आधारित आधुनिक कृषि व्यवसाय, जिसमें सामान्य या उद्यान कृषि, वायु एवं जल यातायात एवं व्यापार का एक बड़ा भाग परिवर्तनशील मौसम में बहुत संवेदनशील है। अतः इन उद्योगों को न केवल तात्कालिक मौसमी दशाओं की वरन निकट भविष्य में होने वाले संभावित प्रयत्नों के पूर्वानुमान की जानकारी भी प्रायः आवश्यक होती है। इसी कारण आधुनिक मौसम
जानकारी के महत्वपूर्ण केंद्र या वेधशालाएं तात्कालिक मौसम दशाओं का मानचित्र प्रकाशित करने के साथ साथ निकट भविष्य में 24 घंटे या 48 घंटे या कुछ दशाओं में 7 दिन तक मौसम में औसत दशा से आने वाली भिन्नता या मौसम के संभावित स्वरूप का पूर्वानुमान भी प्रकाशित करती हैं। भारत में अब तक 2 दिन तक का मौसम पूर्वानुमान पूना की राष्ट्रीय वेधशाला द्वारा प्रदर्शित किया जाता रहा है। अब शीघ्र ही हिंद महासागर में मौसम प्रेक्षण उपग्रह स्थापित होने एवं उनके संकेत अहमदाबाद के निकट बने स्टेशन द्वारा ग्रहण करके एवं समन्वित राष्ट्रीय रडार व्यवस्था के माध्यम से 1 से 2 सप्ताह तक के मौसम का पूर्वानुमान संभव हो सकेगा। मौसम प्रेक्षण प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विकसित देशों एवं भारत में संबंधित भूप्रदेश की मौसम की अवस्थाओं को व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण अध्ययन होता रहा है। आज यह एक व्यवस्थित वैज्ञानिक शास्त्र बन चुका है जिसे मौसम विज्ञान कहते हैं। पश्चिमी यूरोप के सभी देश मिलकर प्रतिदिन अंतरराष्ट्रीय वेधशाला वर्जेव नॉर्वे में महाद्वीप एवं निकटवर्ती पूर्वी अटलांटिक अंध महासागर का एक विशाल ऋतु मानचित्र प्रकाशित करते हैं। इसी भांति उत्तरी अमेरिका और निकटवर्ती सागरों इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका और निकटवर्ती सागरों का और अब वहां मौसम उपग्रह स्थापित होने के बाद संपूर्ण उत्तर पश्चिमी गोलार्ध के यानी साम्यवादी देशों को इसमें छोड़कर ऋतु मानचित्र प्रकाशित होते हैं। इसी भांति पूर्वी यूरोप एवं रूस का इसी प्रकार पूर्वी यूरोप एवं रूस का जापान एवं उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर का और भारतीय उपमहाद्वीप के नियमित रूप से ऐसे मानचित्र निश्चित समय के अंतर पर प्रकाशित होते रहते हैं। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका एवं पश्चिमी एशिया के सभी देशों में भी कई मौसम केंद्रों की स्थापना होने से वहां के भी ऋतु मानचित्र प्रकाशित होने लगे। अब यह कहना कठिन है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने या किस प्रदेश का पहला ऋतु मानचित्र प्रकाशित हुआ, परंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों द्वारा इस ओर प्रयास किया गया। पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों द्वारा मौसम मानचित्र के लिए प्रयास प्रारंभ किया जा चुका था। इस समय से प्रकाशित सामुद्रिक चार्टों का एवं तटवर्ती भागों के मौसम का निकट संबंध था। विश्व के विभिन्न भागों में 17वीं और 18वीं सदी में मौसम प्रेक्षण हेतु वेधशालाएं स्थापित की गईं, जिसमें पेरिस में 1664, ब्रेसलो पोलैंड में
1692 बर्लिन में 1700 में उपसला स्वीडन में 1722, पहुआ इटली में 1725, लेनिनग्राड रूस में 1725 और न्यू हेवन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1779 में मौसम वेधशालाएं स्थापित हुई। वायुयान, रॉकेट और मौसम प्रेक्षण उपग्रहों के अन्वेषण, वायुयान, रॉकेट और मौसम प्रेक्षण उपग्रहों के अन्वेषण ने तो इस विज्ञान को पहले से ही कहीं अधिक सुसज्जित और पूर्ण बनाया है। इसी कारण आज की वेधशालाओं का मौसम पूर्वानुमान अधिक तर्कसंगत और सही माना जाता है। आज के ऋतु मानचित्र को तैयार करने में, वर्तमान में मौसम मानचित्र को तैयार करने में मुख्य सहायक तत्व जो उसके हैं वो है वायुदाब, तापमान, आर्द्रता और उसके विभिन्न स्वरूप में है धुंध, कोहरा, मेघ, मेघाच्छादन और ओस। इस उसके विभिन्न स्वरूप हैं वृष्टि, जल, हिम और ओला। अंतर्दृश्यता वायु की गति एवं दिशा और समुद्र की दशा आदि मुख्य हैं। भारत में मौसम या ऋतु विज्ञान का आधुनिक विकास, भारत में मौसम या ऋतु विज्ञान का आधुनिक विकास, भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम सन 1864, भारत में सर्वप्रथम 1864 में तात्कालिक भारत सरकार ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सुझाव पर मौसम संबंधी दशाओं के अध्ययन हेतु महानिदेशक ऋतु विज्ञान पद की स्थापना कर शिमला में एक मौसम विज्ञान कार्यालय स्थापित किया। यानी भारत में सर्वप्रथम 1864 में तात्कालिक भारत सरकार ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सुझाव पर मौसम संबंधी दशाओं हेतु महानिदेशक ऋतु विज्ञान पद की स्थापना कर शिमला में एक मौसम विज्ञान कार्यालय स्थापित किया। प्रारंभ में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, बंगलौर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, लाहौर और कराची जैसे मौसम केंद्रों या वेधशालाओं से ही सूचनाएं एकत्रित की जाती थी। संपूर्ण प्रक्रिया में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही तेजी से सुधार हुआ। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो मौसम मानचित्र में भारत में तेजी से सुधार हुआ। तभी इनका केंद्रीय कार्यालय शिमला से हटाकर पूना ले जाया गया। तब इनका केंद्रीय कार्यालय शिमला से हटाकर पूना को ले जाया गया। आज भारत में 500 से अधिक, आज भारत में 500 से अधिक छोटी बड़ी मौसम वेधशालाओं की स्थापना की जा चुकी है, जहां से सीधे केंद्रीय कार्यालय के स्टेशन की क्षमता अनुसार नियमित रूप से संबंधित सूचनाएं मौसम तार द्वारा विशेष कोड क्रम में प्रेषित की जाती हैं। भारत की सभी वेधशालाएं
5 प्रादेशिक भागों में बांटी गई हैं। भारत की सभी वेधशालाएं 5 प्रादेशिक भागों में बांटी गई हैं। इनके मुख्यालय दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चेन्नई और कोलकाता में है। हमारे देश में मौसम ज्ञात करने वाले केंद्रों को वेधशाला कहते हैं। हमारे देश में मौसम ज्ञात करने वाले केंद्रों को वेधशाला कहते हैं। इन वेधशालाओं की वहां पर उपलब्ध यंत्र, उनको काम में लाने की तकनीक एवं केंद्रीय कार्यालय को सूचना प्रेषण करने का समय के अनुसार 5 श्रेणियों में रखा जाता है। इनमें से प्रथम 3 प्रकार की वेधशालाओं में प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जबकि शेष 2 में कार्य करने हेतु संबंधित क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी किसी कर्मचारी की नियुक्त निश्चित समय पर आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है। प्रथम श्रेणी की वेधशाला में मौसम प्रेक्षण के सभी यंत्र और उपकरण स्वयं लेखी होते हैं। प्रथम श्रेणी की वेधशाला में मौसम प्रेक्षण के सभी यंत्र और उपकरण स्वयं लेखी होते हैं। यहां से सभी प्रकार की सूचनाएं प्रतिदिन 2 बार, सुबह प्रातः 8:30 बजे और शाम 5:30 बजे विशेष विभागीय फार्म द्वारा शीघ्रगामी तार से प्रादेशिक कार्यालय आदि को केंद्रीय कार्यालय पूना को 7 कोड संकेत द्वारा विभिन्न समूहों में तात्कालिक मौसम के बारे में एवं 8वें कोड संकेत वर्ग द्वारा भूतकाल के मौसम की सूचनाएं प्रेषित करते हैं। द्वितीय श्रेणी की वेधशालाओं में सभी सूचनाएं साधारण यंत्रों द्वारा या उपकरणों द्वारा एकत्रित कर केंद्रीय एवं प्रादेशिक कार्यालयों को दिन में 2 बार प्रेषित की जाती है। तृतीय श्रेणी के केंद्र उपरोक्त सभी सूचनाएं एकत्रित कर निर्देशानुसार दिन में 1 बार केंद्रीय स्टेशन को पिछले 24 घंटे की वर्षा और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान प्रेषित किए जाते हैं। जहां कहीं भी सूचनाएं बेतार के तार वायरलेस द्वारा भेजने की सुविधा है, वहां उससे एवं अन्य स्थानों से वरीयता के आधार पर तार द्वारा प्रेषित की जाती है। भारतीय वेधशालाओं केंद्रीय कार्यालयों के निर्देशानुसार सूचनाएं प्रेषित करने के साथ साथ निम्नलिखित या निम्न प्रकार से कार्य को भी संपादित करती हैं। नंबर 1, देश के किसी भी राज्य की तहसील या तालुका नंबर 1, देश के किसी भी राज्य की तहसील या तालुका या जिले में आने वाले 24 या 48 घंटों में भारी वर्षा की संभावना की सूचना विशेष वायरलेस द्वारा संबंधित जिलाधीश को प्रेषित करना। इसी भांति गर्मी एवं सर्दी की आकस्मिक तीव्रता बढ़ने की भी आकाशवाणी के माध्यम से सूचना प्रेषित करना। नंबर 2, समुद्र तटीय भागों में या निकटवर्ती सागरों, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में विकसित रडार व्यवस्था की सहायता से आने वाले या उत्पन्न हो रहे गतिशील चक्रवातों के बारे में संबंधित
तटवर्ती प्रदेशों को सावधान करना, यानी जो बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर या अरब सागर, तटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों को उनके बारे में अवगत कराना। ऐसी सूचना देते समय चक्रवात की क्षमता, दिशा, गति, तट के छूने के संभावित समय, ऐसे जो चक्रवात आते हैं जो तटीय क्षेत्रों पर अपार धन जन की हानि हो सकती है, उनके बारे में, उन चक्रवात की दिशा, क्षमता, गति, तट से छूने का संभावित समय, उसका व्यापक प्रभाव सूचनाएं दी जाती हैं। इस निमित्त अब भारत में मुंबई, कोलाबा मुंबई में, अब इस निमित्त भारत ने मुंबई, कोलकाता में अलीपुर, कोलाबा और अलीपुर, पारादीप, विशाखापट्टनम, मंगलोर आदि केंद्रों पर उन्नत रडार व्यवस्था स्थापित की गई है। इन क्षेत्रों में उन्नत तकनीक द्वारा रडार स्थापित किए गए हैं। नंबर 3, भारतीय समुद्र में आने वाले, नंबर 3, भारतीय समुद्र में आने वाले जहाजों को तूफान एवं प्रतिकूल सागर खंडों की सूचना देना। नंबर 3 है भारतीय समुद्र में आने वाले जहाज, भारतीय समुद्र में आने वाले जहाज को तूफान और प्रतिकूल सागर खंडों की सूचना देना। नंबर 4, यहां से कृषकों, व्यापारियों, वायुयान पत्तन केंद्रों, हवाई अड्डों एवं अन्य प्रशासनिक विभागों को समय समय पर मौसम संबंधी सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। कृषकों, व्यापारियों, हवाई अड्डों एवं अन्य प्रशासनिक विभागों को समय समय पर ऋतु संबंधी सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। अगला, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के स्टेशनों से गुब्बारों में विभिन्न उपकरण रखकर विक्षोभ मंडल की 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई तक की वायुदाब, तापमान, वायु वेग और दिशा, आर्द्रता, उसके स्वरूप आदि बातों की जानकारी प्राप्त करना। अगला बिंदु, थुम्बा, केरल में थुम्बा से छोड़े जाने वाले रॉकेटों की सहायता वायुमंडल की ऊपरी परतों, थुम्बा से छोड़े जाने वाले रॉकेटों की सहायता वायुमंडल की ऊपरी परतों के मौसम की स्थिति का भी ज्ञान प्राप्त किया जाने लगा। अगला नंबर 7, मुंबई और पूना। अगला बिंदु है मुंबई और पूना वेधशालाओं में भौतिक चुंबकीय, मुंबई और पूना वेधशालाओं में भौतिक चुंबकीय शक्ति तथा तड़ित
पर अनुसंधान किया जाता है। अगला बिंदु, कोडई कैनाल तमिलनाडु। कोडई कैनाल जो तमिलनाडु में है, वेधशाला में सौर भौतिकी, सोलर फिजिक्स। कोडाई कैनाल जो तमिलनाडु में है की वेधशाला में सौर भौतिकी पर अनुसंधान किया जाता है। नंबर 9, उटकमंड में स्थापित वेधशाला। नंबर 9, उटकमंड में स्थापित वेधशाला के साथ एक शक्तिशाली रेडियो दूरबीन। उटकमंड में स्थापित वेधशाला के साथ एक शक्तिशाली रेडियो दूरबीन एवं साधारण दूरबीन भी लगाई गई है। यहां अन्य बातों के अतिरिक्त ऊपरी वायुमंडल एवं खगोल विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान मौसम की परिवर्तनशीलता, जो मौसम की परिवर्तनशीलता का प्रभाव है, सभी प्रकार के जीवों के कार्यकलाप पर पड़ता है। मौसम की परिवर्तनशीलता का प्रभाव सभी प्रकार के जीवों पर पड़ता है। जो मौसम का बदलाव होता है, इनका असर सभी प्रकार के जीवधारियों एवं पादपों पर पड़ता है। अनुकूल मौसम होने पर, जब मौसम अनुकूल होता है तो जीवों और पादपों पर सभी अपना प्राकृतिक सहज स्फूर्ति में पूरा करते हैं। यो मौसम जब प्रतिकूल हो जाता है तो सभी जीवों और पादपों सभी के लिए मौसम की प्रतिकूलता संघर्ष करने वाली हो जाती है। जो विकास होता है वो विकास प्रभावित हो जाता है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। साथ ही साथ जीवों पर, मानव के ऊपर भी उसका मौसम का प्रभाव पड़ने लगता है। तो मौसम अनुकूल होता है तब तो बड़ा प्राकृतिक चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वही मौसम प्रतिकूल हो जाता है तो वही प्राकृतिक चीजें हमें अनेक प्रकार के कष्टों का सामना, समस्याओं का सामना लाकर हमारे सामने प्रतिकूल मौसम के द्वारा आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मौसम की परिवर्तनशीलता जो है, यह मौसम की परिवर्तनशीलता सभी जीव और पादपों पर पड़ती है। सभी भौतिक पर्यावरण के तत्वों में जलवायु, सभी भौतिक पर्यावरण के तत्वों में जलवायु व मौसम के प्रभाव सर्वोपरि, मौसम के प्रभाव सर्वोपरि एवं कुछ दशाओं में तो सार्वभौम रहा है। इसी कारण बौद्धिक जीवधारी मानव के सभी कार्यकलापों, चूंकि मानव जो है धरातल का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो मानव के समस्त कार्यकलापों, उनके रहन सहन, मानव का खान पान, मानव की संस्कृति, मानव की सभ्यता, मानव की सभ्यताओं का दर्शन, कृषि, मानव द्वारा की जाने वाली कृषि,
मानव के द्वारा लगाए गए अनेक उद्योग धंधों एवं अन्य कर्म पर इन तत्वों का स्पष्ट छाप रही है। मौसम के न्यूनाधिक स्तर पर सभी प्रभावित होते रहते हैं। जो मौसम का न्यूनाधिक स्तर होता है उसमें सभी प्रभावित होते रहते हैं। प्रतिकूल होने पर योजनाधिकारी, अर्थशास्त्री, व्यापारी, कृषक, अनेक फलों के उत्पादक सभी की आशाओं पर तुषारापात हो जाता है। मौसम के चरम सीमा पर परिवर्तन, मौसम के चरम सीमा पर परिवर्तन अंधड़, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, शीतलहर या तेज लू होने से विभिन्न क्षेत्र में अपार धन जन की हानि होती है और प्रशासन को भी सहायता कार्यक्रमों में भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। जैसे स्वतंत्रता के पूर्व बांग्लादेश में स्वतंत्रता से पूर्व बांग्लादेश में आए एक भयंकर तूफान एवं उत्ताल सागरीय लहरों से लाखों व्यक्ति काल कवलित हो गए। इसी प्रकार की अन्य प्रतिकूलताओं से बचने के लिए मानव प्रारंभ से ही प्रयास करता रहा कि वो प्रतिकूल या घातक प्रभाव डालने वाले मौसम का पूर्वानुमान लगा सके। अति प्राचीन काल से ही मौसम के पूर्वानुमान हेतु आर्यावर्त, भारतीय उपमहाद्वीप और भूमध्य सागरीय विद्वानों ने अपने अनुभव के आधार पर कई विधियां खोजी। इस बारे में अरस्तु और उनके शिष्य थियोफ्रेटस के ईसवी पूर्व की 3री और 4थी शताब्दी के प्रयास बहुत प्रशंसनीय रहे। थियोफ्रेस्टस ने वायु, मौसम की स्वच्छता, वर्षा और आने वाले मौसम को चित्रित करने हेतु अपनी पुस्तक में लगभग 200 चिन्ह प्रदर्शित किए थे। मौसम के पूर्वानुमान हेतु कुछ भविष्यवाणियां भी की थी। उसके अनुसार आने वाले मौसम का अनुमान या पूर्वानुमान अन्य बातों के अतिरिक्त भेड़ के परिवर्तनशील व्यवहार से, पशुओं के बालों से एवं दीपक की लौ की परिवर्तित आभा से लगाया जा सकता है। उसकी पूर्वानुमान की विधियों, अनुभव एवं अध्ययन पर आधारित थी। इसी भांति अरस्तु महोदय ने सूर्यास्त के समय उसके चारों ओर बनने वाले आभा मंडल, अरस्तु महोदय ने अपने अध्ययन में सूर्यास्त के समय उसके चारों ओर बनने वाले आभा मंडल से आने वाली वर्षा का पूर्वानुमान लगाया। उसकी ऐसी 10 में से 7 भविष्यवाणियां बाद में भी सही पाई गईं। यूनानी विद्वानों के इन बातों का प्रभाव आने वाले 1800 वर्षों तक मौसम को समझने की विधि पर बना रहा एवं उनके ग्रंथ प्रमुख संदर्भ बने रहे। आज मौसम का पूर्वानुमान एक जटिल प्रक्रिया है। वर्तमान में मौसम का पूर्वानुमान एक जटिल प्रक्रिया है
आधुनिक मौसम वेत्ताओं को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक मौसम का पूर्वानुमान लगाने हेतु विभिन्न बहुआधारीय प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। अल्पकालिक पूर्वानुमान। अल्पकालिक पूर्वानुमान। मौसम का अल्पकालिक पूर्वानुमान प्रायः 12 से 48 घंटे के बीच में लगाया जाता है। अल्पकालिक पूर्वानुमान जो होता है यह 12 से 48 घंटे के बीच लगाया जाता है। इसमें पिछले दिनों की समभार व्यवस्था एवं यदि कोई चक्रवात है तो उसका मार्ग, तीव्रता, वायु की गति, आर्द्रता, ह्रास होने वाले एवं प्राप्त की गति आदि में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान, औसत दशा में वायुदाब, तापमान आदि में आने वाले तात्कालिक प्रभावी परिवर्तन, निचले वायुमंडल में वाताग्र की स्थिति, उनमें होने वाले वाताग्रों में होने वाले परिवर्तन आदि सभी बातों का सम्यक ज्ञान जो है होना बहुत आवश्यक होता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूना का मुख्यालय एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूना का मुख्यालय और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर आदि प्रादेशिक मुख्यालय प्रतिदिन संपूर्ण देश के या अपने प्रदेश के मौसम का ऐसा पूर्वानुमान भारतीय ऋतु मानचित्र एवं रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर आकाशवाणी के सभी केंद्रों एवं अखबारों के माध्यम से इसे प्रकाशित एवं प्रसारित करते हैं। देश के क्षेत्र विशेष में यदि मौसम के किसी तत्व, मौसम के किसी तत्व, वर्षा, वायुदाब या तापमान आदि में आकस्मिक परिवर्तन आता है तो उसकी सूचना एवं उसमें पड़ने वाले प्रभाव का परिणामी मूल्यांकन आदि सभी तार या टेलीफोन द्वारा संबंधित प्रशासकीय अधिकारी को दे दी जाती है, जिससे कि मौसम के संभावित उत्पात में होने वाली विनाश लीला के प्रतिकूल फलितार्थों को न्यूनतम किया जा सके। अमेरिकी अंतरिक्ष खोज संस्थान नासा द्वारा वायुमंडल में निश्चित ऊंचाई पर स्थित किए गए टेलस्टार और टेलराड जैसे उपग्रहों एवं विभिन्न देशों की विकसित रडार व्यवस्था के कारण वर्तमान में अधिकांश विकसित देशों एवं कई विकासशील देशों में होने वाले 7 दिनों तक का 80 से 95% तक शुद्धता से मौसम का पूर्वानुमान संभव हो सका है। मौसम पूर्वानुमान पर कितना निर्भर रहा जाए, ये सभी तथ्य मौसम पूर्वानुमान पर जो अनुमान लगाया जाता है पूर्व में ही, तो इन पर हम कितना निर्भर रहें, ये सभी उपलब्ध नवीनतम तकनीक
मौसम जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, इनके ऊपर हम कितना निर्भर रह सकते हैं। ये उपलब्ध नवीनतम तकनीक, विकसित रडार व्यवस्था, स्वयं अंकित करने वाले मौसम प्रेक्षक यंत्र, कंप्यूटर का उपयोग, मानचित्रों का विश्लेषण की कुशल व्याख्या, पूर्व के दिन में परिवर्तनशील मौसम की प्रकृति एवं उसकी आकस्मिक परिवर्तनशीलता का निश्चित ज्ञान, और सबसे मुख्य तत्व वो कुशल कर्मचारी हैं जो उपयुक्त सभी साधनों का किस प्रकार से उपयोग कर उनमें कितनी कुशाग्रता का परिचय देते हैं, किस प्रकार परिणाम प्राप्त करता है, आदि बातों पर आधारित है। मौसम का अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक पूर्वानुमान चाहे कितना ही सत्य पर सही उतरे, उसके लिए संभावना है, हो सकता है या रह सकता है, जैसे शब्दों का प्रयोग उनमें निहित अनिश्चितता का द्योतक है। ये ऐसे शब्द हैं क्योंकि या संभावना है, या हो सकता है, या रह सकता है, जिससे जो हम पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं। जब ये शब्द लग जाते हैं तो हम पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। अब दूसरा आता है दीर्घकालिक पूर्वानुमान। दूसरा है दीर्घकालिक पूर्वानुमान। दीर्घकालिक पूर्वानुमान, मौसम का दीर्घकालिक पूर्वानुमान प्रायः कुछ सप्ताहों से लेकर, मौसम का जो दीर्घकालिक पूर्वानुमान होता है वह प्रायः कुछ सप्ताहों से लेकर किसी भी मौसम विशेष की संभावित दशा में दर्शाता है। कुछ सप्ताहों से लेकर किसी भी मौसम विशेष की संभावित दशाओं के बारे में होता है। पूर्वानुमान प्रायः उस मौसम की पूर्वानुमान प्रायः उस मौसम की औसत दशाओं पिछले 8-10 वर्षों में या संबंधित समय में आने वाले आकस्मिक परिवर्तन, उनकी नियमितता या विश्वसनीयता, या ऐसे आंकड़ों के आधार पर बनाए गए कंप्यूटर मानचित्रों का विश्लेषण, टेलस्टार एवं टेलराड जैसे मौसम उपग्रहों द्वारा निकटवर्ती भूप्रदेशों एवं सागरों की स्थिति के अध्ययन की विस्तृत रिपोर्ट, ऐसे प्रभावों का संबंधित देश तक पहुंचाने में लगने वाले समय में इन मौसम तत्वों में होने वाला परिवर्तन एवं प्रदेश या देश विशेष मौसम को प्रभावित करने वाले अन्य लक्षणों की उनकी उद्गम प्रदेश की क्रियाशीलता और पूर्व के वर्षों में ऐसे ही लक्षणों का बड़ा प्रभाव आदि सभी बातों के आधार पर कुशलता एवं तत्परता से किए गए विश्लेषण द्वारा किया जाता है दीर्घकालिक अनुमान। भारतीय मौसम विभाग प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व दक्षिण पश्चिमी मानसून भारतीय मौसम विभाग प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व दक्षिण पश्चिमी मानसून की स्थिति के बारे में, मई के मध्य में एवं उत्तर पूर्वी मानसून की स्थिति बारे में नवंबर के उत्तरार्ध में
दीर्घकालीन मौसम पूर्वानुमान प्रकाशित करता है। इसमें वर्षा ऋतु में देश के विभिन्न भागों में मानसून की सक्रियता या निष्क्रियता एवं औसत या औसत से कम या अधिक वर्षा वाले भाग आदि का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसी भांति शीत ऋतु के इस प्रकार शीत ऋतु के पूर्वानुमान में सर्दियों में आने वाले पश्चिमी चक्रवातों की संभावित संख्या, उनमें होने वाली हिम या जलवृष्टि, शीत लहरों से अधिक प्रभावित प्रदेशों का विवरण आदि प्रकाशित किया जाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा का पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्षा का हमारे वहाँ की जो वर्षा है वो मानसूनी प्रकार की वर्षा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा का पड़ता है। इसी की सफलता या अनुकूलता पर देश की विकास की योजना की सफलता निर्भर करती है। अगर मानसून सही समय से आया, पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त दिनों तक है, तो इसका असर सीधे हमारी कृषि पर पड़ता है। लेकिन अगर मानसून समय से पहले आया है या समय से बाद में आया है या वो मानसून ज़्यादा दिनों तक रुका है, तो इसका भी असर हमारे कृषि पर पड़ेगा, जिससे उसकी उत्पादकता, कृषि की जो उत्पादकता है उसके ऊपर हमारा असर पड़ेगा। इसी की सफलता या अनुकूलता पर देश की विकास योजनाओं की सफलता भी निर्भर करती है। इसकी सफलता और विफलता पर देश की जो अनेक प्रकार की राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती हैं, उनकी सफलता और विफलता भी इन्हीं मानसूनों के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। राज्यों एवं केंद्रीय कोष की स्थिति, राज्यों एवं केंद्रीय कोष की स्थिति का सबसे गहरा संबंध, इसीलिए ठीक ही कहा जाता है कि भारतीय बजट मानसून का जुआ है। भारतीय बजट मानसून का जुआ है। यहां मानसून से तात्पर्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून से है। जो हम मानसून कह रहे हैं इसका तात्पर्य जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चूंकि भारत में कृषि के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय उपमहाद्वीप की दक्षिण पश्चिमी मानसून व्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इनके मानसूनों के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण से वर्षा ऋतु जून से मध्य अक्टूबर तक के मौसम पूर्वानुमान विश्वसनीयता बढ़ती है। नंबर 1, जिस वर्ष अप्रैल के उत्तरार्ध, जिस वर्ष अप्रैल माह के उत्तरार्ध एवं मई मास के में उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश में, जिस वर्ष अप्रैल के उत्तरार्ध एवं मई मास में उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश में भारी हिमपात होता है, उस वर्ष उत्तर पश्चिमी भारत के मैदान एवं मरुस्थल में मई में नियमित निम्न दाब प्रणाली विकसित नहीं हो पाती। फलस्वरूप उस वर्ष दक्षिणी मानसून कमजोर रहता है एवं वर्षा
अत्यधिक अनिश्चित बनी रहती है, जैसा कि सन 1972 में हुआ था। दूसरा, जिस वर्ष मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में उच्च भार की दशाएं विकसित रहती हैं, जिस वर्ष मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में उच्च भार की दशाएं विकसित रहती हैं, उस वर्ष देश के दक्षिणी सागरों में प्रतिचक्रवातीय दशा बनी रहने से भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कम होती है। यानी जिस वर्ष मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में उच्च भार की दशाएं विकसित रहती हैं, उस वर्ष देश के दक्षिणी सागरों चक्रवातीय दशा बनी रहने से भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कम होती है और वर्षा का प्रादेशिक वितरण जो होता है वो असमान रहता है। वर्षा का एक तो वर्षा कम होती है और जो होता है उसका प्रादेशिक वितरण जो है वो असमान रहता है। नंबर 3, जिस वर्ष मार्च और मध्य अप्रैल में, जिस वर्ष मार्च और मध्य अप्रैल में पूर्वी अफ्रीका के देशों, जिस वर्ष मार्च और मध्य अप्रैल में पूर्वी अफ्रीका के देशों मैलेगासी, मोजाम्बिक, तंजानिया आदि देशों में बराबर अच्छी या बहुत अच्छी वर्षा होती है, तो उस वर्ष भारतीय मानसून के कमजोर रहने की संभावना रहती है। तो उस वर्ष जो भारतीय मानसून है उसमें उसे कमजोर रहने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो हवाएं जो कि दक्षिण हिंद महासागर को पार कर, क्योंकि वो हवाएं जो दक्षिणी हिंद महासागर को पार कर उत्तर की ओर जाती हैं, वह अपनी नमी का बड़ा भाग दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ने से पहले ही विषुवत रेखीय प्रदेशों के निकट ही समाप्त कर देती हैं। इससे उनमें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचने तक उतना जल पुनः प्राप्त नहीं हो पाता। फलस्वरूप देश में वर्षा प्रायः कम होती है। नंबर 4, जिस वर्ष मार्च एवं अप्रैल के महीने में दक्षिणी हिंद महासागर, जिस वर्ष मार्च और अप्रैल के महीने में दक्षिणी हिंद महासागर एवं दक्षिण पूर्वी प्रशांत एवं निकटवर्ती अर्जेंटीना और चिली में उच्च भार की दशा रहती है, उस वर्ष दक्षिण गोलार्ध से अधिक तेज गति से दक्षिण पूर्वी अस्थायी पवन भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित निम्न दाब की ओर आकर्षित होकर प्रवाहित होती है। इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधिक सबल रहता है एवं देश में व्यापक वर्षा होती है मुंबई, पूना, मरमागोवा एवं अन्य तटवर्ती वेधशालाओं, मुंबई, पूना, मरमागोवा एवं अन्य तटवर्ती वेधशालाओं में अप्रैल एवं मई में, मुंबई,
पूना और मर्मागोवा एवं अन्य तटवर्ती वेधशालाओं में अप्रैल एवं मई में वायुमंडल की विभिन्न परतों में पाई जाने वाली नमी के बढ़ते घटते क्रम एवं कुल नमी के आकार और कुल नमी के आकार एवं प्रतिशतता एवं प्रतिशतता और उनकी सक्रियता को माप कर भी मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। अप्रैल के उत्तरार्ध और मई के पूर्वार्ध में यदि यहाँ बराबर अनुकूल स्थिति पाई जाए, अप्रैल के उत्तरार्ध और मई के पूर्वार्ध में यदि यहाँ बराबर अनुकूल स्थिति पाई जाए और आर्द्रता या नमी निश्चित ऊंचाई तक नियमित रूप से अपेक्षित या उससे अधिक बनी रहे, तो इसमें भी मौसम अनुकूल बने रहने की संभावना बनी रहती है। अगला बिंदु है मॉरिशस एवं उसके निकटवर्ती, मॉरिशस और उसके निकटवर्ती हिंद महासागर में यदि मॉरिशस एवं उसके निकटवर्ती हिंद महासागर में यदि वहां की ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब विकसित हुआ है, मॉरिशस एवं उसके निकटवर्ती हिंद महासागर में यदि वहां की ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब विकसित हुआ है, तो इससे भारतीय मानसून पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जबकि यदि उपयुक्त भाग में उच्च वायुभार रहा है, तो देश का अगला दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ जाएगा और यहां प्रति चक्रवातीय दशाओं का विकास होगा। जिस वर्ष सुदूर दक्षिण हिंद महासागर में बहुत बर्फ पाई जाती है, जिस वर्ष सुदूर दक्षिण हिंद महासागर में बहुत अधिक बर्फ पाई जाती है, तब हमारे देश में मानसून अधिक प्रबल रहने की संभावना रहती है। जिस वर्ष सुदूर दक्षिण हिंद महासागर में बहुत अधिक बर्फ पाई जाएगी, तब हमारे देश में मानसून जो है अधिक प्रबल रहने की संभावना पाई जाती है। जिस वर्ष श्वेत नील में अधिक बाढ़ आएगी, अबिसीनिया, जिस वर्ष अबिसीनिया में अधिक बाढ़ आएगी, उस वर्ष भारत में भी अच्छी वर्षा होगी। अगला है भारतीय वायुदाब प्रणाली एक बृहद चक्र का अनुसरण करती है। भारतीय वायुदाब प्रणाली एक बृहद चक्र का अनुसरण करती है, जिसमें प्रति 5-6 वर्षों में कम से कम एक बार निम्न वायुदाब एवं हिंद महासागरीय दशाएं दोनों ही अनुकूल रहती हैं और देश में प्रायः सर्वत्र अच्छी से बहुत अच्छी वर्षा होती है। यानी भारतीय वायुदाब प्रणाली एक बृहद चक्र का अनुसरण करती है, जिसमें प्रतिवर्ष 5 या 6 वर्षों में कम से कम एक बार निम्न वायुदाब एवं हिंद महासागरीय दशाओं दोनों ही अनुकूल रहती हैं और देश में प्रायः सर्वत्र अच्छी से बहुत अच्छी वर्षा होती है। वायुदाब प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ एयर प्रेशर। वायुदाब प्रेक्षण, वायुभार या वायुदाब, वायुदाब प्रेक्षण वायुभार या वायुदाब ऋतु मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
वायुभार या वायुदाब ऋतु मानचित्र या मौसम मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। वायुभार या वायुदाब ये सभी ऋतु मानचित्रों में गहरी काली रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ये सभी मौसम मानचित्रों में गहरी काली रेखा के द्वारा वायुदाब प्रेक्षण को दर्शाया जाता है। इन रेखाओं की विभिन्न रूपी व्यवस्थाएं द्वारा इन रेखाओं की विभिन्न रूपी व्यवस्थाओं द्वारा खुली, बंद, पास पास या दूर दूर आदि वर्तमान और भविष्य में के मौसम की स्थिति जानने में बहुत सहायता मिलती है। वायुदाब या वायुदाब मापी यंत्र या बैरोमीटर, क्योंकि वायुदाब बैरोमीटर के द्वारा, वायुदाब या वायुदाब मापी यंत्र या बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। इसके मापने की इकाई इंच, बैरोमीटर में मापने की इकाई इंच, मिलीबार या मिलीमीटर होती है। बैरोमीटर में जो नापने की इकाई होती है वो इंच, मिलीबार या मिलीमीटर में होती है। वायुदाब से तात्पर्य लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, वायुदाब से तात्पर्य लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली वायु का पृथ्वी के धरातल पर लंबवत, वायुदाब से तात्पर्य लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, वायुदाब से तात्पर्य लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली वायु का पृथ्वी के धरातल पर पड़ने वाले लंबवत भार से है। वायुदाब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायुदाब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुदाब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुदाब तेजी से गिरता जाता है। वायुदाब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुदाब तेजी से गिरता जाता है। दूसरे शब्दों में वायुमंडल की निचली परतें अधिक सघन हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वायुमंडल की निचली परतों सबसे अधिक सघन है। वायुदाब मापी यंत्र, जो वायुदाब मापी यंत्र है, बैरोमीटर हैं, वो निम्न प्रकार के होते हैं। वायुदाब मापी यंत्र या बैरोमीटर निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पारायुक्त वायुदाब मापी या बैरोमीटर। पारा युक्त वायुदाब मापी या बैरोमीटर। पारायुक्त बैरोमीटर के निर्माण का सिद्धांत बहुत ही सरल है। पारायुक्त बैरोमीटर के निर्माण का सिद्धांत जो है बहुत सरल है। इसकी सर्वप्रथम खोज गैलीलियो के शिष्य इवान गैलिस्टा टारिशैली नामक वैज्ञानिक ने की थी। पारायुक्त बैरोमीटर के निर्माण का सिद्धांत जो है बहुत सरल है। इसकी सर्वप्रथम खोज गैलीलियो के शिष्य इवान गैलिस्टा टारिशैली नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें समान मोटाई वाली 1 मीटर या गज लंबी एक ओर से बंद कांच की नली में पूरा पारा भरकर खुले मुंह को अंगूठे से बंद करके उसे पारे से भरे बर्तन में उलट करके
डुबाकर वहां से अंगूठा हटाते हैं। हटाते ही नली से कुछ पारा छिटक कर बर्तन में आ जाता है और पीछे लगभग 30 इंच या 750 मिलीमीटर पारा ही रह जाता है। यही वायुदाब का द्योतक है। पारे की ये ऊंचाई पारे की ये ऊंचाई समुद्र तल पर रहती है। इसके सुधरे हुए रूप क्यू प्रकार का एवं 14 का बैरोमीटर है। दूसरा है 14 बैरोमीटर। नंबर एक पारा युक्त वायुदाब मापी बैरोमीटर, दूसरा 14 बैरोमीटर। पारा युक्त बैरोमीटर में यही सबसे अधिक काम में आता है, 14 बैरोमीटर। इसमें कांच की नली के निचले सिरे पर चमड़े की थैली में इतना पारा भरा रहता है कि ये बराबर पारे में डूबी रहती है। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए थैली के नीचे लगे पेंच से पारे की सतह को ऊपर नीचे किया जाता है। यहीं पर एक हाथी दांत का सूचकांक बना होता है। इस सूचकांक का निचला भाग जो होता है, इस सूचकांक का जो सूचकांक का निचला भाग बराबर पारे की सतह को छूता रहना चाहिए। यहीं से वायुदाब मापने हेतु चिन्ह गिने जाते हैं। कांच की नली के अधिकांश भाग पर सुरक्षा की दृष्टि से धातु खोल लगी रहती है, जिसमें 26 से 32 इंच के बीच का भाग इस धातु की खोल को काटकर दिखाई देने वाला रखा जाता है। यहीं पर एक खिसकने वाली वर्नियर मापनी भी लगी रहती है। यहीं पर एक खिसकने वाली वर्नियर मापनी भी लगी रहती है। इसकी सहायता से मिलीबार या 1 इंच के 100वें भाग तक वायुदाब सही मापा जा सकता है। 14 बैरोमीटर से वायुदाब मापने से पूर्व साहुल की सहायता से यह देखना चाहिए कि यंत्र बिल्कुल सीध में लटक रहा है या नहीं। वायुदाब मापने के साथ ही इसकी पीछे की लकड़ी की पट्टी पर लगे तापमापी द्वारा उस समय का तापमान भी लिख दिया जाता है। इन दोनों को केंद्र की समुद्र तल से ऊंचाई को ध्यान में रखकर शुद्ध कर लेते हैं। सर्वप्रथम 270 मीटर ऊंचे स्थानों पर 33 मिलीबार एवं इसके बाद 290 मीटर बढ़ने पर पुनः 33 मिलीबार पारा गिरता है। अतः बैरोमीटर के माप से स्थान विशेष की ऊंचाई भी ज्ञात की जा सकती है। इस तरह बैरोमीटर की माप से स्थान विशेष, यानी जहां का हम वायुदाब कर रहे हैं, स्थान विशेष की ऊंचाई भी ज्ञात की जाती है कि कितनी ऊंचाई पर है। क्यू जैसा बैरोमीटर भी पारे वाले बैरोमीटर का ही सरल एवं विकसित रूप है। क्यू जैसा बैरोमीटर जो होता है वो पारे वाले बैरोमीटर का ही सरल और विकसित रूप है। इसे एक स्टैंड के सहारे दीवार पर लटका दिया जाता है। इसे
एक स्टैंड के सहारे दीवार पर लटका दिया जाता है। इससे भी मिलीबार, इंच या मिलीमीटर, इससे भी मिलीबार, इंच या मिलीमीटर में वायु दाब मापा जा सकता है। पारायुक्त बैरोमीटर, पारायुक्त बैरोमीटर यंत्र की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि पारायुक्त जो बैरोमीटर होता है, उसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इन्हें क्षेत्र में कार्य करते समय बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। इन्हें जब हम क्षेत्र में काम करते हैं तो उस समय हम बाहर नहीं ले जा सकते हैं। तीसरा है एनरायड बैरोमीटर, तीसरा है एनरायड बैरोमीटर। इस वायु दाब मापी में पारा या अन्य कोई द्रव नहीं भरा जाता है। एनरायड बैरोमीटर, इस वायु दाब मापी में पारा या अन्य कोई द्रव नहीं भरा जाता है, अतः इसे शुष्क या निद्रव वायु दाब मापी भी कहते हैं। अतः इसे शुष्क या निद्रव वायु दाब मापी भी कहते हैं। इस यंत्र का आविष्कार 1843 के आसपास, एनरायड बैरोमीटर का आविष्कार जो है 1843 के आसपास लुसियन विडाई ने किया था। एनरायड बैरोमीटर का आविष्कार 1843 के आसपास लुसियन विडाई महोदय ने किया था। यह घड़ी के आकार का होता है। एनरायड बैरोमीटर जो होता है ये घड़ी के आकार का होता है। इसके पीछे की ओर हवा आने जाने का एक छिद्र होता है। इसके पीछे की ओर हवा आने जाने का एक छिद्र होता है। उसके निकट ही धातु की एक संवेदनशील, उसके निकट ही धातु की एक संवेदनशील पतली झिल्ली लगी रहती है। ये इतनी हल्की होती है कि वायुदाब में होने वाले परिवर्तन का इस पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। यही एक उत्तोलक लगा होता है जिसके सिरे पर एक सुई लगी रहती है। इस सुई के नीचे इंच, मिलीबार और मिलीमीटर में एक अशांकित वलय पर चिन्ह अंकित रहते हैं। एनरायड बैरोमीटर जो होता है इस डायल एवं सुई की सहायता से वायुदाब मापते हैं। द्रव रहित एवं हल्का होने से इसे आसानी से जेब में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसके डायल पर अंकित वायुदाब, इसके डायल पर अंकित वायुदाब के अनुसार संभावित मौसम की दशा को भी इस पर वही अंकित कर दिया जाता है। सही सही वायुदाब मापने एवं पिछले 3, 6 एवं 12 घंटों के वायुदाब में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने हेतु, होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र के ऊपरी भाग में एक घूमने वाली सुई लगी रहती है। इस यंत्र के ऊपरी भाग में एक घूमने वाली सुई लगी रहती है। इसे पूर्व निश्चित समय पर वायुदाब मापने वाली सुई के ठीक ऊपर या सीध में मिला देते हैं। बाद में कभी वांछित समय के अंतर पर वायुदाब में आने वाले परिवर्तन की पूर्व के वायुदाब से तुलना कर सकते हैं। बार बार निश्चित समय के अंतर पर ऐसा परिवर्तन, बार बार निश्चित समय पर अनिश्चित समय के अंतर पर ऐसा परिवर्तन अंकित करने पर वायुदाब के परिवर्तन की संभावित दिशा का ज्ञान हो जाता है। ऐसा करने से वायुदाब के परिवर्तन की संभावित दिशा जो होती है के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। थोड़े से ही समय में ही
वायुदाब में आकस्मिक परिवर्तन से तेजी से बदलने वाले मौसम का पूर्वाभास होता है। अगला है वायुदाब लेखी, बैरोग्राफ। वायुदाब लेखी ये एक स्वतः वायुदाब मापी यंत्र है। ये एक स्वतः वायुदाब मापी यंत्र है। वायुदाब लेखी बैरोग्राफ जो है यह एक स्वतः वायुदाब मापी यंत्र है। इसमें घूमते हुए ड्रम पर एक बार कागज चढ़ा देने के बाद यंत्र की क्षमता के अनुसार एक दिन या एक सप्ताह का वायुदाब अंकित होता रहता है। इस यंत्र में एक ओर वायु निकाले गए कई खोल एक दूसरे से जुड़े एवं एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं। इनके ऊपर कुछ स्प्रिंग लगे रहते हैं और उनसे जुड़ा हुआ निकट ही एक उत्तोलक लेवल लगा रहता है। इस उत्तोलक के एक भाग से एक लंबी कलम जुड़ी रहती है। इस कलम का दूसरा नुकीला सिरा स्वतः घूमने वाले ढोल पर लपेटे गए कागज को छूता रहता है। ये ढोल जो होता है ये 24 घंटा या 7 दिन में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। इस मढ़े हुए कागज पर 6-6 घंटे की दूरी पर रेखाएं खींची रहती हैं। वायुदाब में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव छोटे छोटे रिक्त डिब्बों पर एवं उन पर लगी स्प्रिंग पर पड़ता है। स्प्रिंग के साथ जो उत्तोलक होता है उससे संबंधित लंबी कलम का सिरा सभी प्रभावित होते हैं। इससे ढोल पर मढ़े ग्राफ कागज पर वायुदाब दर्शाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अंकित रहती हैं। यह यंत्र जो होता है वायुदाब लेखी यंत्र, यह यंत्र सभी प्रथम श्रेणी की वेधशालाओं में लगा रहता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मौसम मानचित्र और उसके यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।